नमस्कार। द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं और जा रहे हैं 19वीं सदी के भारत में। हम्म। एक ऐसा दौर जब समाज मतलब जाति और परंपरा की बेड़ियों में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। बिल्कुल। और उसी दौर में महाराष्ट्र की धरती पर एक ऐसी आवाज उठी जिसने सदियों से चली आ रही व्यवस्था को कह सकते हैं जड़ से हिला दिया। हम बात कर रहे हैं ज्योतिबा फूले और उनके सत्यशोधक समाज आंदोलन की। जी। और फूले को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी विचारक थे। हाँ। उन्होंने सिर्फ कमियों को गिनाया नहीं, बल्कि एक पूरी नई सामाजिक व्यवस्था का एक तरह से नक्शा तैयार किया और उसे बनाने की कोशिश भी की। हाँ, और यही तो आज हमारी चर्चा का मिशन है। हमारे पास एक ऐतिहासिक लेख है जो उनके जीवन और उनके काम पर रोशनी डालता है। तो इस लेख के जरिए हम ये गहराई से समझेंगे कि ज्योतिबा फूले आखिर थे कौन, वो कौन सी सामाजिक आग थी जिसमें तपकर उनका व्यक्तित्व बना, और सबसे जरूरी, उन्होंने शिक्षा, महिला अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसका तरीका इतना अनोखा और मतलब असरदार क्यों था। चलिए, तो फिर इस गहरी और जरूरी बातचीत में उतरते हैं। फूले के विचार उस दौर के लिए जितने क्रांतिकारी थे, मुझे लगता है आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा। ज्योतिबा फूले आखिर थे कौन और वो किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आ रहे थे। हमारे स्रोत के मुताबिक उनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था और वे माली मतलब बागबान समुदाय से ताल्लुक रखते थे। ये कोई मामूली जानकारी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका समुदाय ही उनकी पहचान और उनके संघर्ष का केंद्र था। ये बहुत ही अहम बिंदु है। जी जी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। अच्छा। फूले के जन्म से कुछ ही साल पहले तक महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज था और वो जो दौर था वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गढ़ माना जाता था। उस दौर में जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था। फूले इसी माहौल में बड़े हो रहे थे। उनका माली समुदाय से होना उन्हें जाति के दंश का सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता था, ये उनका रोजमर्रा का अनुभव था। उन्होंने खुद उस अपमान और भेदभाव को झेला था। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, मतलब ये सहानुभूति और समानुभूति के बीच का अंतर है, सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल। उस दौर के कई सुधारक थे जो दबे कुचले लोगों के लिए सहानुभूति रखते थे, लेकिन फूले वो समानुभूति रखते थे क्योंकि वो सच्चाई को जी रहे थे। वो दर्द उनका अपना था। बिल्कुल, और यही व्यक्तिगत अनुभव उनके काम की सबसे बड़ी ताकत बना। ये कोई बौद्धिक जिज्ञासा नहीं थी, ये उनके और उनके जैसे करोड़ों लोगों के अस्तित्व की लड़ाई थी। जब वो शिक्षा की बात करते थे तो उन्हें पता था कि ज्ञान से वंचित रहना कैसा होता है। जब वो समानता की बात करते थे तो उन्हें पता था कि असमानता का जहर कितना कड़वा होता है। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से उनके आंदोलन में एक ऐसी ईमानदारी और एक ऐसी आग थी जो शायद किसी बाहरी सुधारक के काम में नहीं हो सकती थी। और इसी आग ने 1873 में सत्यशोधक समाज को जन्म दिया। नाम ही कितना दिलचस्प है, सत्य की खोज करने वालों का समाज। हाँ, सत्य की खोज करने वालों का समाज। अब लेख में इसके दो मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं, समाज सेवा और शिक्षा का प्रसार। पहली नजर में ये लक्ष्य बड़े नेक लगते हैं, लेकिन उस दौर के हिसाब से क्या इन सीधे साधे लक्ष्यों के पीछे कोई ज्यादा बड़ा, ज्यादा क्रांतिकारी इरादा छिपा था? बिल्कुल छिपा था। ये शब्द उस दौर में मतलब विस्फोटक थे। अच्छा। समाज सेवा का उनका मतलब सिर्फ भूखों को खाना खिलाना नहीं था, उनका मतलब था लोगों को उनके इंसानी हकों के बारे में जगाना, उन्हें ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और पुरोहितों के शोषण से आजाद कराना। और शिक्षा का प्रसार तो सबसे बड़ा हथियार था। हाँ। फुले का मानना था कि सदियों की जो मानसिक गुलामी है उसकी बेड़ियां सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की छेनी से ही काटी जा सकती हैं। और जो बात इस आंदोलन को सबसे अलग बनाती है वो स्रोत में साफ साफ लिखी है, इस आंदोलन की बागडोर पिछड़ी जातियों के हाथ में थी। हाँ। माली, तेली, कुनबी, सारी, धनगर जैसे समुदाय इसकी अगवा थे। यही इस आंदोलन की आत्मा थी। ये कोई ऊपर से नीचे आने वाला सुधार नहीं था जहाँ कुछ ऊंची जाति के लोग मतलब बेचारों का भला करने निकले हों। नहीं, ये उत्पीड़ित समुदायों की अपनी लड़ाई थी, अपने लोगों के लिए। इसने उन समुदायों को एक नई आवाज दी, एक नया आत्मविश्वास दिया। फुले ने उन ब्राह्मणों को सीधी चुनौती दी जो धर्म और अंधविश्वास का इस्तेमाल करके आम लोगों का शोषण करते थे। सत्यशोधक समाज ने असल में एक समानांतर सामाजिक व्यवस्था खड़ी कर दी। समानांतर व्यवस्था, ये बहुत दिलचस्प है।
इसका जमीन पर क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उन्होंने लोगों को पुरोहितों के चंगुल से निकलने का एक ठोस विकल्प दिया। जैसे? मिसाल के तौर पर सत्यशोधक समाज बिना किसी ब्राह्मण पुजारी के शादियां करवाता था। अरे वाह! सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने शादी के मंत्रों को सरल स्थानीय भाषा में बनाया जिन्हें दूल्हा दुल्हन खुद समझ सकें। अच्छा। उन्होंने हर उस कर्मकांड को खारिज कर दिया जो महंगा था और जिसका मकसद सिर्फ पुजारी की जेब भरना था। मतलब ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये एक तरह की सामाजिक आजादी की घोषणा थी। बिल्कुल, यही सही शब्द है, आजादी की घोषणा। वाह! मतलब उन्होंने सिर्फ आलोचना ही नहीं की, बल्कि एक बेहतर और सरल विकल्प पेश किया। अब अगर हम विचारधारा की बात करें, तो लेख में फूले की 2 मशहूर किताबों का जिक्र है, सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगिरी। जी। इन्हीं किताबों में उनके क्रांतिकारी विचार छिपे हैं। और यहीं पर एक ऐसी बात सामने आती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। कौन सी? उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रतीक राम के खिलाफ राजा बलि को अपना नायक बनाया। ये सिर्फ एक पौराणिक किरदार को दूसरे से बदलना तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे जरूर कोई बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और वैचारिक रणनीति होगी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। आज के दौर में शायद हम प्रतीकों की इस ताकत को पूरी तरह न समझ पाए, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। राम ब्राह्मणवादी परंपरा और उस पर आधारित वर्ण व्यवस्था के सबसे बड़े प्रतीक थे। एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुरुष। फूले ने इस पूरे नैरेटिव को ही पलट दिया। कैसे? उन्होंने राजा बलि को चुना, जिन्हें अक्सर एक न्यायप्रिय, उदार और बहुजन राजा के तौर पर देखा जाता है, जिन्हें विष्णु ने वामन अवतार लेकर छल से पाताल लोक भेज दिया था। मतलब फुले एक तरह से कह रहे थे कि जिसे तुम धर्म की जीत कहते हो, वो असल में हमारे नायक के साथ हुआ एक धोखा था। हमारी कहानी तुम्हारे नायकों की कहानी से बिल्कुल अलग है। ठीक, यही वो एक पलटा कहानी, एक काउंटर नैरेटिव गढ़ रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस इतिहास और धर्म को तुम श्रेष्ठ बताकर हम पर थोपते हो, हम उसे नहीं मानते। हमारा अपना गौरवशाली इतिहास है, हमारे अपने नायक हैं। गुलामगिरी किताब में वो इसी विचार को और आगे ले जाते हैं। अच्छा। वो तर्क देते हैं कि शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी हैं और ब्राह्मण बाहर से आए आक्रमणकारी हैं जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाया। राजा बलि का प्रतीक इसी मूल निवासी गौरव का प्रतीक था। तो ये जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाली धार्मिक कथाओं की नींव पर सीधा वैचारिक हमला था। सीधा हमला, बिल्कुल। ये तो सच में व्यवस्था की जड़ों पर हमला था। ये कहना कि तुम्हारा पूरा धार्मिक ढांचा ही हमारे शोषण पर टिका है, ये सिर्फ सुधार की मांग नहीं, ये पूरे सिस्टम को खारिज करना था। बिल्कुल। इसीलिए फूले संस्कृत आधारित हिंदू धर्म के बहुत बड़े आलोचक थे। वो ऐसी किसी भी व्यवस्था को नहीं मानते थे जो जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बताए। राजा बलि का प्रतीक उस समता मूलक न्यायप्रिय समाज का प्रतीक था जिसका वो सपना देखते थे। ये वैचारिक लड़ाई तो एक मोर्चा था, लेकिन फूले जानते थे कि असली बदलाव जमीन पर लाना होगा, और शायद सबसे बड़ा बदलाव घर के अंदर से शुरू होता है। महिलाओं की स्थिति पर उनका काम इसी सोच का नतीजा था, है ना? बिल्कुल। लेखों ने महिला शिक्षा का अग्रदूत कहता है, और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। फूले का मानना था कि समाज एक गाड़ी की तरह है जिसके 2 पहिए हैं, पुरुष और महिला। अगर एक पहिया कमजोर, अशिक्षित और दबा हुआ रहेगा तो ये गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। उनके लिए लैंगिक समानता सामाजिक न्याय का एक अभिन्न अंग थी। सही बात है। वो कहते थे कि जिस धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर माना जाता है, वो सच्चा धर्म हो ही नहीं सकता। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। लेख में जो उदाहरण दिए गए हैं वो आज भी हमें हैरान करते हैं। सबसे पहला 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए देश के पहले स्कूलों में से एक खोला। जी। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, जब लड़कियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था, तब ये कदम उठाना किसी परमाणु बम फोड़ने से कम नहीं रहा होगा। और यहाँ सावित्रीबाई फुले की भूमिका को जितना भी सराहा जाए कम है। हाँ, ये सिर्फ ज्योतिबा फुले का मिशन नहीं था, ये एक साझा जुनून था, एक साझा लड़ाई थी। सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिकाओं में से एक बनी। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं था। अच्छा, जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो कट्टरपंथी लोग उन पर पत्थर, गोबर और कीचड़ फेंकते थे। क्या? जी, वो गालियां देते थे, उनका रास्ता रोकते थे। अविश्वसनीय है। सोचिए उस हिम्मत के बारे में। रोज सुबह घर से निकलना,
ये जानते हुए कि आज फिर मुझ पर हमला होगा, मेरा अपमान होगा और फिर भी अपने लक्ष्य पर डटे हैं ना। सावित्रीबाई अपने साथ एक और साड़ी लेकर चलती थी ताकि स्कूल पहुंचकर वो गंदी साड़ी बदल सके और बच्चों को पढ़ा सके। वाह! ये सिर्फ पढ़ाना नहीं था, ये हर दिन एक युद्ध लड़ने जैसा था। ये पति पत्नी की एक ऐसी जोड़ी थी जो कंधे से कंधा मिलाकर समाज से लड़ रही थी। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये तो बस शुरुआत थी। लेख बताता है कि वे महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के भी अग्रदूत थे जी। और उन्होंने सिर्फ आंदोलन नहीं चलाया, 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह खोला। ये सिर्फ उपदेश देने से बहुत आगे की बात थी। बहुत आगे की। उस समय विधवाओं की हालत मतलब नर्क से भी बदतर थी। हाँ। उन्हें घर के कोने में फेंक दिया जाता था, उन्हें अशुभ माना जाता था और कई बार वो यौन शोषण का भी शिकार होती थी। फूले और सावित्रीबाई ने उन महिलाओं को जिन्हें समाज ने जिंदा लाश बना दिया था, एक सुरक्षित छद्दी सम्मान दिया। उन्होंने अपने घर के पानी का हौज दलितों के लिए खोल दिया था, उस जमाने में जब उनकी परछाई से भी लोग बचते थे। अच्छा। ये दिखाता है कि वो जो कहते थे उसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह अपनाते भी थे। यही बात उन इताम को इतना शक्तिशाली बनाती है। उन्होंने सिर्फ समस्या की पहचान नहीं की बल्कि उसका एक व्यवहारिक समाधान भी पेश किया। लड़कियों के लिए स्कूल, विधवाओं के लिए घर। हाँ, वो एक संस्था निर्माता थे। वो जानते थे कि सिर्फ विचार बदलने से काम नहीं चलेगा। सही। लोगों की जिंदगी बदलने के लिए जमीनी स्तर पर ऐसी संस्थाएं बनानी होंगी जो लंबे समय तक काम कर सकें। और यही उनकी विरासत है। उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां शोषित समाज के लोग अपनी पहचान, अपना सम्मान और अपना भविष्य खोद गढ़ सकें। तो उनके इस अथक काम का, इस क्रांतिकारी सोच का समाज पर क्या असर हुआ? उन्हें किस तरह की पहचान मिली? लेख में इस बात का जिक्र है कि उनके सामाजिक सुधार के कामों के लिए उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। और ये उपाधि अपने आप में सब कुछ कह देती है। हाँ। महात्मा यानी महान आत्मा। ये कोई सरकार या किसी संस्था की दी हुई पदवी नहीं थी। अच्छा। ये उन लोगों ने दी थी जिनकी जिंदगियों को फूले ने छुआ था, जिन्हें उन्होंने एक नई राह दिखाई थी। ये जनता का दिया हुआ सम्मान था। ये इस बात का सबूत है कि समाज ने, खासकर उन दबे कुचले समुदायों ने जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनके काम को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि पूजा भी। एक और बात जो मुझे लगती है, उनकी विरासत सिर्फ उस उपाधि तक सीमित नहीं है। लेख में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके विचारों ने बाद के आंदोलनों के लिए एक नींव रखी, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन? बिना किसी शक के। अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर खुद ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे। फूले ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद पर जो वैचारिक हमला किया, उसी जमीन पर अंबेडकर ने एक विशाल सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया। फूले ने जो चिंगारी लगाई थी वो आगे चलकर एक मशाल बनी। उन्होंने दबे कुचले समुदायों को वो भाषा और वो आत्मविश्वास दिया जिसकी उन्हें सदियों से तलाश थी। सही बात है। महात्मा की उपाधि उनके जीवन काल का सम्मान थी, लेकिन उनकी असली विरासत आज भी भारत के सामाजिक न्याय के आंदोलन में जिंदा है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि ज्योतिबा फूले सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे। नहीं, वो एक सिस्टम बिल्डर थे, एक ऐसे वास्तुकार जिन्होंने एक पुरानी, जर्जर और भेदभावपूर्ण इमारत की सिर्फ आलोचना नहीं की, बल्कि उसके बगल में एक नई, मजबूत और न्यायपूर्ण इमारत की नींव रख दी। शिक्षा से लेकर महिलाओं के अधिकार और धार्मिक प्रतीकों से लेकर सामाजिक कर्मकांड तक, उनका हर कदम उस नई इमारत को बनाने की एक ईंट थी। बिल्कुल सही कहा। उनका नजरिया टुकड़ों में नहीं बटा था। वो जानते थे कि सच्चा सामाजिक बदलाव सिर्फ एक मोर्चे पर लड़ने से नहीं आएगा। इसके लिए विचारधारा को चुनौती देनी होगी, लोगों को शिक्षा से जगाना होगा और साथ ही नई सामाजिक संस्थाएं भी बनानी होंगी जो समानता पर आधारित हों। फूले का पूरा जीवन इन तीनों स्तंभों पर टिका था और यही उन्हें अपने समय के बाकी सुधारकों से कहीं आगे खड़ा करता है। और आज के इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा विचार जो इस लेख से ही निकला है लेकिन आज के दौर में भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेख में हमने देखा कि फूले ने एक नई सामाजिक चेतना जगाने के लिए राजा बलि जैसे पुराने मिथकों और प्रतीकों की नई व्याख्या की। उन्होंने एक पुरानी कहानी को एक नया क्रांतिकारी मतलब दे दिया। हाँ। यह एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है कि आज के समय में जब नई सामाजिक और राजनीतिक पहचानें बन और बिगड़ रही हैं, तब अपनी पुरानी कथाओं, मिथकों और प्रतीकों की फिर से व्याख्या करना
उन्हें एक नया अर्थ देना कितना जरूरी और कितना शक्तिशाली हो सकता है।